हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया दोस्तों। और दोस्तों, इसमें हमने पहला चैप्टर अपना शुरू कर दिया था, हिंदी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पहली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरी क्लास है दोस्तों। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप बिल्कुल परेशान ना हो हिंदी को लेकर। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका दोस्तों बाहर नहीं जाने दूंगा हिंदी में। ठीक है, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको इतना सा करना होगा कि बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना। जो भी मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे से सुना करो। ठीक है, और जो भी लिखवाता हूँ उसको बहुत अच्छे से लिखा करो। एक सिंगल पॉइंट भी मत छोड़ा करो, जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखोगे आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे हिंदी में, और बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं क्लास 2 दोस्तों। क्लास 2 शुरू करने से पहले, क्योंकि मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है, मैं कहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आप देखते हो और चले जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्लास 2। तो दोस्तों, क्लास 2 शुरू करने से पहले मैं आपको कल का रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे एकदम याद आ जाएगा कल हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों, कल हमने शुरू करा था वर्णमाला से। हमने जाना था वर्णमाला होती क्या है। ठीक है, वर्णमाला को हमने अच्छे से समझा था कि वर्णमाला होती क्या है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। और फिर हमने आगे देखा था, फिर हमने वर्ण के भेद देखे थे। वर्ण के दो भेद थे दोस्तों, एक स्वर एक व्यंजन दोस्तों। ठीक है, हम व्यंजन बाद को पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था हम क्या पढ़ रहे थे, स्वर पढ़ रहे थे दोस्तों। तो फिर स्वर में हमने क्या देखा था, स्वर की हमने संख्या देखी थी। स्वर की हमने संख्या देखी थी दोस्तों। हमने क्या देखी थी, हमने लिखने के आधार पर स्वर की संख्या देखी थी। बोलने या उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, मात्रा के आधार पर बताया था मैंने कितने स्वर होते हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मैंने आपको स्वर बताए थे कितने होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, स्वर के भेद देखे थे दोस्तों, स्वर के भेद। ठीक है, फिर हमने दोस्तों, एक स्टूडेंट का डाउट था। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर स्वर के भेद आपने बताए हैं, स्वर के भेद। क्योंकि पता है मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको मात्रा के आधार पर पूछेगा, मात्रा के आधार पर पूछेगा तो आपको कितने लगाने हैं आंसर, कितना टिक करना है, 3। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो कितना टिक करना है, कितना टिक करना है उत्पत्ति के आधार पर, बताओ। आप कहोगे सर 2। उत्पत्ति के आधार पर कितने, 2 भेद होते हैं। अब एक स्टूडेंट का डाउट आया था, सर अगर वो डायरेक्ट ऐसे बोल दे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद, वो ये ना बोले कि उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर ना बोल के वो डायरेक्ट ये बोल दे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, और ऑप्शन में 3 भी दिया हो और ऑप्शन में 2 भी दिया हो, तो हमें कौन सा टिक करना है। ये 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हों तो दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर वो डायरेक्ट ये बोले कि स्वर के भेद कितने होते हैं तो आपको 3 टिक करना है, क्योंकि कुल भेद जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, क्या टिक करोगे, 3 टिक करोगे, इतना क्लियर आपका होना चाहिए। और फिर दोस्तों आगे हमने क्या देखा था, फिर दोस्तों हमने स्वर के भेदों को बहुत अच्छे से समझा था। स्वर के कितने भेद थे दोस्तों, आप कहोगे सर स्वर के 3 भेद थे। ठीक है, कितने भेद थे, 3 भेद थे दोस्तों। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर दोस्तों, इनको हमने बहुत अच्छे से समझा था। सबसे पहले हमने समझा था इसको, ह्रस्व को। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके कितने नाम होते हैं, 3 नामों से इसको जाना जाता है। या तो ह्रस्व स्वर आपसे कह सकता है, या लघु स्वर आपसे कह सकता है, या मूल स्वर दोस्तों। तीनों क्या है, एक ही हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर को भी दोस्तों कितने नामों से जाना जाता है, 3 नामों से जाना जाता है। आपको वो दीर्घ स्वर भी कह सकता है, या गुरु स्वर भी कह सकता है, या संधि स्वर भी कह सकता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर हमने प्लुत स्वर को भी अच्छे से समझा था दोस्तों। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चले थे। आगे हमने क्या करा था, फिर दीर्घ स्वर को 2 भागों में हमने बांटा था। ठीक है, ये दीर्घ स्वर थे,
इनको हमने क्या करा था, 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी मूल दीर्घ स्वर की। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, 3। कौन कौन सी हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दोस्तों ये तीनों मतलब शुरू के ये तीनों क्या हैं, ये क्या हैं, शुरू के तीनों मूल दीर्घ स्वर। दोस्तों मूल दीर्घ स्वर का मैंने एक नाम और बताया था, सजातीय स्वर। दोस्तों ठीक है, फिर हमने संयुक्त स्वर पर बात की थी। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी बताई थी, 4 बताई थी। 4 ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बात के जो हैं ये चारों क्या हैं, संयुक्त स्वर। दोस्तों इतना हमने बहुत अच्छे से कल कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक एक बात नोट होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज हम शुरू करेंगे अयोग बहा से। दोस्तों नोट्स अच्छे से तैयार करते रहना। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे अपनी अयोग बहा। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से, एक तो ये होता है अंग और एक आहा। ठीक है, ये 2 होते हैं अयोग बहा। सबसे पहले तो आपको बस यही पता होना चाहिए इनकी संख्या कितनी होती है, 2, और कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने हैं। और मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जब आप इसमें पढ़ोगे अयोग बहा अर्थात जिसका वहन कोई न करे, मतलब जिसका वहन कोई ना करे, ना स्वर ना व्यंजन। ठीक है, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको, मतलब इनकी आवश्यकता जिसको होती है, अगर स्वर को होगी तो ये स्वर के साथ हो जाएंगे, व्यंजन को होगी तो ये व्यंजन के साथ हो जाएंगे। ठीक है, जिसको होती है ये उनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तब ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। दोस्तों ठीक है, मतलब क्लियर है आपको कि ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं ना ही व्यंजन है। जिसको इनकी आवश्यकता होगी, स्वर को इनकी आवश्यकता होगी तो ये स्वर के साथ लग जाएंगे, व्यंजन को इनकी आवश्यकता होगी तो ये व्यंजन के साथ लग जाएंगे। दोस्तों ठीक है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो हम नोट करके लिख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नोट करके लिख लेंगे, स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, कड़ी किसे कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों ये पूछो हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अयोग बहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अयोग बहा। ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन नोट करके लिख लेंगे दोस्तों। और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, अंग को इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अनुस्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में अनुस्वार है, क्वेश्चन ये बन गया आपका, निम्न में अनुस्वार है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ए, अंग, सी ऑप्शन दे देगा आपको, कै, डी ऑप्शन आपको कुछ भी डाल सकता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं अनुस्वार कौन सा हमारा ये है। दोस्तों क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा कंप्लीट करने के बाद वर्णमाला। ठीक है, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको याद रखना है, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक हो, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, विसर्ग को भी सभी जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार, इसको क्या कहा जाता है, विसर्ग। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। अयोग भाग क्लियर हुआ या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखेंगे आगत स्वर को। ठीक है, अब हेडिंग डाल देंगे आगत स्वर। क्या होता है आगत स्वर दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जाता है ओ। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ देखेंगे हिंदी वर्णमाला में ओ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा, निम्न में
आगत स्वर है, आगत स्वर है। चार ऑप्शन वो आपके सामने दे देगा, आ, कै, ई और डी ऑप्शन आपका यही रख देगा। ठीक है, तो आपका टिक लग जाएगा या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो फिर दोस्तों आगे हमने देखा, ये दोस्तों आया कहाँ से, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखोगे, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, ये क्या है, अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों। किसका, अंग्रेजी का है दोस्तों। तो हम डॉक्टर को हिंदी में अगर बोलें तो आप कहोगे सर हम तो चिकित्सक कहेंगे, हम तो चिकित्सक कहेंगे। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर को भी आप हिंदी में डॉक्टर बोला करो। ठीक है, डॉक्टर को हिंदी में डॉक्टर ही लिखा करो। तो हमने कहा कैसे लिखेंगे, तो उन्होंने कहा हमारे पास से ये ले लो, ओ ले लो हमारे पास से। ठीक है, तो हमें उन्होंने ये दे दिया, लो अब लिखा करो। तो हम डॉक्टर को इस तरीके से लिखने लगे। ठीक है, डॉक्टर को किस तरीके से लिखने लगे, इस तरीके से, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर हम इस तरीके से लिखने लगे। तो ये कहाँ से आया दोस्तों, ये हमसे कोई पूछे तो ये कहाँ से आया, ओ कहाँ से आया, आप कहो सर अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जैसे हमसे कोई कहे कि ऑफिस लिखो, ऑफिस आप इस तरीके से लिखोगे। हमसे कहे ऑफिसर लिखो, तो ऑफिसर इस तरीके से लिखोगे। तो ये कहाँ से आया, ये ओ कहाँ से आया, आप कहोगे सर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्लियर है, आगत स्वर, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1 करेंगे जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों। जीभ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्रभाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग दोस्तों। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ये क्या हो गया हमारे, अग्रस्वर, अग्रस्वर, और ये क्या हो गए, मध्य स्वर, और ये क्या हो गया हमारे पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपके। अग्रस्वर कौन से हो गए, ये आपके क्या हैं, अग्रस्वर हैं। याद होना चाहिए ये दोस्तों, अग्रस्वर आपसे पूछा जाए तो याद होने चाहिए। मध्य स्वर आपसे पूछेगा तो क्या हो गए, ये हो गया। और पश्च स्वर आपसे पूछे तो ये हो गया। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा, निम्न में पश्च स्वर है। चार ऑप्शन आपको देगा, ई, ए, ऊ। ठीक है, तो आप बता सकते हो पश्च स्वर कौन सा है। आप एकदम, अगर आपके याद होगा तो आप एकदम टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है, अब याद कैसे रख सकते हैं इनको दोस्तों। अब जैसे आपको अग्र लिखना है, ये अग्र आपने लिखा है, ठीक है, तो इसे अग्र ना करके इसे इस तरीके से याद रखिए, अग्रिय। ठीक है, अग्रिय करके याद रखिए, अग्र ये मतलब ई तो दोनों आनी है, ई और ए दोनों आने हैं, ये भी याद रखना। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, अग्र स्वर आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मध्यम आपको याद रखना है, एक ही आता ओनली ए, और जो बचे वो किस में आ जाएंगे, क्योंकि 11 के 11 स्वर तो आपको याद होंगे ना,
11 के 11 स्वर तो याद होंगे, छोटा बड़ी छोटा वो बड़ा हो, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो पहली क्लास का बच्चा याद कर लेता है। ठीक है, तो आपको अगर स्वर पता चल गया, मध्य में आपको पता है एक ही आना ए, पश्च स्वर आपको पता जो बचे वो पश्च स्वर में आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ री नहीं आता, री की जगह यो आगत स्वर होता है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे या नहीं इतनी बात को, आपको उसे बिल्कुल याद रहेगी, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जीभ के आधार पर बांट दिए हमने, अब मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर बांटेंगे। मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने 4 प्रकार के होते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना, इनको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। नंबर 1 संवृत स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत स्वर, और नंबर 3 विवृत, और नंबर 4 अर्ध विवृत। दोस्तों याद करेंगे बहुत अच्छे से, सबसे पहले इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया, आप कहोगे सर 4। ठीक है, कितने प्रकार, 4 प्रकार। नंबर 1 संवृत स्वर, संवृत स्वर कौन से होते हैं, ये होते हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। दोस्तों ठीक है, संवृत स्वर याद रखेंगे, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। दोस्तों अब याद कैसे रखेंगे इसे, अब ये भी देख लीजिए। जैसे स है, संवृत मतलब संवृत से याद रख लेना सुई। ठीक है, क्या याद रखेंगे, सुई याद रख लेना, संवृत स्वर मतलब सुई। अब आपको पता ऊ आना है, ऊ, ऊ और ई, क्या लिखा आपने, सुई लिखा, सुई। ठीक है, आपको पता ऊ आना है, ऊ दोनों आने हैं, ये भी याद रखना, और ई भी दोनों आनी है, छोटी बड़ी। तो संवृत मतलब सुई, तो आपने याद रख लिए, आपके याद हो गए, ये चारों आपके याद हो गए, सुई, ऊ और ई। क्लियर है, ऊ और ई दोनों, ऊ और दोनों ई। क्लियर। अब आपने अर्ध समृद्ध को देखा, मतलब समृद्ध मतलब सुई, अर्ध समृद्ध मतलब आधी सुई। अगर आपने अर्ध, अर्ध मतलब आधी, आधी सुई किसी के चुवाई तो वो क्या कहेगा, ओए, ओ ए, क्या कहेगा वो, ओ ए। तो ओ ए क्या हो गया, अर्ध समृद्ध स्वर। दोस्तों इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, समृद्ध स्वर आपके याद हो गया, अर्ध समृद्ध स्वर आपके याद हो गया। अब आगे आप चले तो बी व्रत में आपको याद रखना एक ही स्वर होता है आ। ठीक है, कौन सा होता है, आ होता है। और अर्ध बी व्रत में आपको पता है जो बचे, जो बचे अब, ठीक है, जो बचे वो किस में आ जाएंगे, अर्ध बी व्रत स्वर में। ठीक है, किस में आ जाएंगे, अर्ध बी व्रत में। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे आप, अब ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, मतलब ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने दोस्तों, 2 प्रकार से होगा ये। ठीक है, कितने, 2 प्रकार से। एक व्रतमुखी, जब होठ आपके व्रत बनाते हैं, जब बोलते समय होठ व्रत बनाते हैं तो उससे बोलेंगे व्रतमुखी। और एक अव्रतमुखी, यह अर्ध व्रतमुखी। ठीक है, क्लियर है, 2 भागों में कौन से, नंबर 1 व्रतमुखी और नंबर 2 अव्रतमुखी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इनको तो बहुत आसानी से याद आप रख सकते हो, इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। व्रतमुखी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, मतलब व्रत बनाते हैं, वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है, 4। अब इनको तो आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि आपसे मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको क्वेश्चन देता हूं, निम्न में व्रतमुखी स्वर कौन सा है। ठीक है, व्रतमुखी स्वर कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए,
ऑप्शन डी ऊ। तो आप चारों को आराम से बता सकते हो, चारों ऑप्शन को बोल के देखो। जिसमें होठ आपके व्रत बनाए वो व्रतमुखी है। ए को बोलोगे व्रत बना रहे हैं क्या होठ, ई को बोलोगे बना रहे हैं, ए को बोलोगे बना रहे हैं, ऊ बोलोगे तो आपके होठ व्रत बना रहे हैं। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। क्लियर है, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। व्रतमुखी कौन से होते हैं, जिसमें होठ व्रत बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चारों आपके क्या हैं, व्रतमुखी हैं दोस्तों। और ये क्या हैं, और जो बचे ये 6 जो बचे दोस्तों, ये क्या हैं, अव्रतमुखी हैं। क्या है ये, अव्रतमुखी हैं दोस्तों। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते अव्रतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताया करो मुझे। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे व्यंजन को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्यंजन होता क्या है वो हम व्यंजन की परिभाषा पहले भी सीख चुके थे, फिर एक बार और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लेंगे व्यंजन। क्या हेडिंग डाल लेंगे, व्यंजन, व्यंजन दोस्तों। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने इसकी परिभाषा में, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अध्वनि अंतर्निहित रहती है। मतलब अध्वनि प्रत्येक व्यंजन में छुपी रहती है, क्योंकि ए के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया आपका उत्तर, ये तो आप पहले भी बता चुके हो। जैसे आपको पता है मैंने बोला कै, ठीक है कै, तो आप कहोगे सर कै जब मैंने बोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बाद में ए भी बोल रहा हूँ। तो इसको जब मैंने तोड़ा तो मुझे पता चला इसमें ए ध्वनि मतलब ए स्वर छुपा हुआ है। मतलब इसको जो स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, खे आप बोलोगे, गे बोलोगे दोस्तों, तो सब में क्या है, ए स्वर छुपा हुआ है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। आप कहोगे सर क्लियर हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 33 है। ठीक है, और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परतंत्र भी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप देखेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन की मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या आपसे पूछा जाए मूल संख्या कितनी है तो कितनी, 33। व्यंजन की कुल संख्या पूछा जाए तो कितनी है, कुल संख्या 39। आपसे पूछा जाए व्यंजन के भेद कितने हैं तो भेद कितने हैं, 3 भेद है दोस्तों। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप ये देखेंगे मूल संख्या कितनी, 33 है दोस्तों। इनमें क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, सब पे बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। बस अभी जितना बता रहा हूँ इतने को अच्छे से समझ लो। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए ये, 33। क्लियर है। अब यहाँ कुल संख्या 39 कैसे है, तो आपको पता है स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, अंतस्थ कितने हैं, 4, ऊष्म कितने हैं, 4, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2। तो टोटल कितने हो गए ये, 39 हो गए दोस्तों। क्लियर है। और इसके भेद कितने हैं, आपके सर भेद 3 हैं। कितने, 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोस्तों। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को, आपको सर कोई डाउट नहीं है। अब इनके भेद पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्वर को पढ़ा था, फिर स्वर के भेद को पढ़ा था, उसी प्रकार व्यंजन, अब व्यंजन के भेद पर चलते हैं। ठीक है, अब इनके भेद पर आ जाते हैं। बहुत अच्छे से एक एक बात को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको व्यंजन को हल भी कहा जाता है, व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल भी कहा जाता है। ठीक है, तो व्यंजन के भेद पर बात करेंगे। तो सबसे पहला, ठीक है, देखो स्पर्श व्यंजन
बोल सकता है, वर्गीय व्यंजन बोल सकता है या उदित व्यंजन बोल सकता है। तीनों क्या है, तीनों का नाम एक ही है। जैसा हमने उसमें देखा था ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर दोस्तों, जैसे उसमें थे ऐसे ही ये हैं तीनों। क्या कोई सा भी नाम हमसे पूछ सकता है। आपसे ये भी कह सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। आपसे ये भी कह सकता है वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। आपसे ये भी कह सकता है उदित व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 दोस्तों। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर है। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, बा दोस्तों। ठीक है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हैं, श है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं ये सब कुछ डिटेल में चर्चा करूंगा, बस थोड़ा सा जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब नोट करेंगे, ठीक है, अब अच्छे से नोट करेंगे। यहाँ पर ये बात नोट करने की है बहुत, ये बाद में तो मैं आपको कराऊंगा, पर एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार समझ लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह और ब, ये जो होते हैं इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है दोस्तों। अब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात और नोट करेंगे, अब इस रे को क्या कहा जाता है, प्रकंपित। क्या कहा जाता है, प्रकंपित। क्या कहा जाता है, प्रकंपित दोस्तों। ठीक है, अभी सबके बारे में लिखवाऊंगा, आप नहीं भी लिखोगे तब भी बस अभी समझिए। ठीक है, और इस लय को पाशर्विक। क्या कहा जाता है, पाशर्विक। पाशर्विक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, पाशर्विक व्यंजन। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, बस इसको नोट कर लिया आपने, देख लिया इसको क्या कहा जाता है। अभी लिखवाऊंगा, बस जो आपको नोट करना है उसको नोट करिए। इतना आपने देख लिया, बस इनके क्या है उच्चारण स्थान नोट करिए। इसको कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से। इसको नोट करते चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं लिखवाऊंगा नहीं बाद में। ये तालव्य, ठीक है, और ये कहाँ से बोला जाता है, रे, मूर्धन्य से। और ये ले कहाँ से बोला जाता है, दंत से, दंतीय। ठीक है, क्लियर है। और ये बै कहाँ से बोला जाता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए, इसको कहाँ से बोले जाते हैं ये। ठीक है, नोट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको देख लीजिए अच्छे से, अब इसको देख लीजिए, ये ऊष्म व्यंजन को देखिए। अब ये कहाँ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है। कहाँ से, ये तालु से बोला जाता है, तालव्य व्यंजन। ठीक है, और ये कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से। ठीक है, ये दंत। ठीक है, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया। अभी इस है को नोट करिए, ये कहाँ से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कहाँ से, कंठ से। इतना नोट कर लिया, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इतना नोट कर लिया। अब आप नोट कर लेंगे इस है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण दोस्तों कौन सा हमारा है दोस्तों। किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिया जो मैंने बताया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों अर्धस्वर को देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे। ये आप जान चुके हैं अर्धस्वर होते कौन से हैं, ये तो आपको पता चल गया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अर्धस्वर दोस्तों, ठीक है, क्या होते हैं ये, जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये आपके अर्धस्वर हैं। कौन से, यह और बै दोस्तों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, निम्न में
अर्ध स्वर है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा वो। ऑप्शन ए क्या दे देगा आपको, ए। ऑप्शन बी ए। ऑप्शन सी ये। ऑप्शन डी कुछ भी दे सकता है, ई। ठीक है, तो आप अर्धस्वर पहचान लोगे, बहुत आसानी से पहचान लोगे। आप कह दोगे सर ये, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि अर्धस्वर होते हैं हमारे ये और वह दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ ये जो ध्वनि कभी स्वर कभी व्यंजन हो, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, आपसे मैं कहूं ये लिखो गए, आप लिखो गए। ठीक है, गई लिखो। महिलाएं लिखो। ठीक है, आपने ये लिखा। अब मैं कहता हूं कुछ स्टूडेंट गए इस तरीके से लिखते होंगे, बताओ लिखते हो या नहीं। जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने खुद को पता होगा। गए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, गई कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, गई। महिलाएं कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, बताओ लिखते हैं या नहीं। तो मतलब यहाँ तो ये था, ये यहाँ क्या था, यहाँ व्यंजन था। अब यहाँ स्वर गए ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर स्वर के, यहाँ पर व्यंजन के। यहाँ गई, यह यहाँ पे क्या है बताओ, व्यंजन, और यहाँ पे स्वर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे ए। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो ध्वनि कभी स्वर कभी व्यंजन हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब और समझाता हूँ आपको। जैसे आपने लिखा कोवा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख देता हूं कोवा, ऐसे भी आप लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे ये व्यंजन है। तो मतलब ये जो है ना, क्या है, कभी स्वर कभी व्यंजन हम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या इसका दूसरा नाम होता है प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन दोस्तों कौन सा होता है, ये होता है हमारा रे। इसको क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। आपको याद रखना है क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए या कंपित हो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। रे को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलो रे, रे आप बोलोगे तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही होगी। ठीक है, बोल के देखो आपको पता चल जाएगा। पर आपको इतनी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना, बस आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, आपको लगा देना रे, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा पाशर्विक व्यंजन। ठीक है, क्या है, पाशर्विक व्यंजन। दोस्तों इसमें क्या है, पाशर्विक व्यंजन में इसको क्या कहते हैं, इस लय को कहते हैं पाशर्विक व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पाशर्विक व्यंजन। इसमें पढ़ेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए उसे पाशर्विक व्यंजन कहते हैं। ले, आप ले बोल के देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जीभ के बगल से दोनों तरफ से हवा निकल रही हो। ठीक है, ले बोल के देखो तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब जीभ के अगल बगल का भाग को क्या बोलते हैं, पाशर्विक किसे कहते हैं, पाशर्विक किसे कहते हैं, जीभ के अगल बगल के भाग को क्या कहते हैं, पाशर्विक कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बस आपको इतना पता होना चाहिए पाशर्विक व्यंजन कैसे कहते हैं, ले को। ठीक है, फिर मैं आपको परिभाषा दिखा देता हूं जिससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएं दोस्तों। आगे चलते हैं।
उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। क्लियर है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आपको फालतू बातों पे याद नहीं रखना, बस आपको ये दो बात याद रखनी है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं मेरे, ये दो होते हैं। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन आपको याद रखना कौन से होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आपसे बस यही क्वेश्चन पूछाएगा, निम्न में उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, और इसके बारे में एक दो बात और आपको याद रखनी है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, इसका एक नाम और है उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसको इस नाम से भी जाना जाता है उत्सृप। ठीक है, ठीक से लिख देता हूं, इस नाम से भी जाना जाता है। इसको ताड़नजात वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ताड़नजात, ताड़नजात। इसको संकर वर्ण के नाम से भी कहते हैं, संकर वर्ण। इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है। ठीक है, संकर वर्ण भी कहते हैं इसको। कितने नाम हो गए, उच्छिप्त, द्विगुण, उत्सृप, ताड़नजात, संकर दोस्तों। ठीक है, संकर वर्ण इतने ही नाम याद होने चाहिए आपके। और दोस्तों आपको क्या याद रखना है, और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये भी बोल सकता है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, किन व्यंजनों से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना कौन से हैं, कौन से हैं, ये दो हैं। इनसे कभी कोई शब्द आपने देखा नहीं होगा शुरू होता हुआ, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता दोस्तों। इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आपको ये अच्छे से याद करके आने हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से आपके ये याद होने चाहिए। फिर दोस्तों अगर आप इनको याद कर लेते हो तो विश्वास रखिए अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष दोस्तों ये आपके उंगलियों पर होंगे, बहुत आसानी से आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्या बताऊंगा दोस्तों मैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप बिल्कुल देखते ही इनको बता सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, कौन सा कहाँ से बोला जाएगा, मतलब इनके उच्चारण स्थान ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ क्लास 3 में दोस्तों। ठीक है, और आपको क्लास 3 में सब कुछ बताऊंगा, होते क्या है ये, कहाँ से बोले जाते हैं, इनमें सघोष कौन से होते हैं, अघोष क्या होते हैं दोस्तों, एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा। मतलब क्लास 3 में दोस्तों हम वर्णमाला को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे दोस्तों, और जो भी दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं इसमें ऐड कर लूंगा दोस्तों। ठीक है, फिर आप किसी भी हाई लेवल के कितने भी अधिकारी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना दोस्तों, अगर आप वर्णमाला से क्वेश्चन आ जाए, अगर गलत कर दो दोस्तों तो आकर बता देना कमेंट बॉक्स में नीचे कि सर हमसे वर्णमाला क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, जिंदगी में आपसे कभी भी वर्णमाला का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्लास 3 में बिल्कुल जड़ से वर्णमाला खत्म कर देंगे। फिर हम 160% की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 160% की प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।